साथियों, आप सभी का विजय जैन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सांस्कृतिक सद्भाव मंडप के बारे में। तो देख लेते हैं यह क्या है और इसको कहाँ पर इसको स्थापित करने का शुभारंभ किया गया है। तो हुआ यह है कि 29 जून 2020 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास किया है। तो सीधे सीधे यह फैक्ट के रूप में याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है कि सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास कहाँ किया गया था या इसको कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में। तथा यह सांस्कृतिक सद्भाव मंडप जो है यह प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 92 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। और यहाँ पर होगा क्या, तो इस सांस्कृतिक सद्भाव मंडप में कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग, विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों, कोचिंग, कोविड-19 जैसे आपदा में लोगों को राहत देने की व्यवस्था एवं खेल कूद की गतिविधियों इत्यादि को आयोजित किया जा सकेगा यहाँ पर। अब यह जो कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, तो इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी बात करें तो अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक सशक्तिकरण एवं रोजगार उन्मुख कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम बदल करके प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में इसका पुनर्गठन किया है। तो याद रखिएगा, यह जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है यह अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक सशक्तिकरण एवं रोजगार उन्मुख कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रम है और इसी के तहत यह जो सांस्कृतिक सद्भाव मंडप है स्थापित किया गया है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यह जो बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है जिसको अभी पुनर्गठित किया गया है, यह इसको भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008-9 में इसको लॉन्च किया गया था या प्रारंभ किया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यह जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है इसके उद्देश्य क्या हैं। तो इसका जो पहला उद्देश्य है वह है अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, लड़कियों के लिए छात्रावास, ITI, कौशल विकास केंद्र जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जो टोटल संसाधन आवंटित किए गए हैं उसके तहत 80% संसाधनों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए रखा गया है तथा कुल जो संसाधन है इसके तहत जो आवंटित संसाधनों से करीब 33 से लेकर के 40% जो संसाधन है वो विशेष तौर पर महिला केंद्रित परियोजनाओं को आवंटित किए गए हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं मिशन सागर के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि मिशन सागर के अंतर्गत दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात किया गया भारतीय नौसेना का एक जहाज जिसका नाम है आईएनएस केसरी, यह 55 दिनों के बाद कोच्चि अर्थात केरल वापस पहुंचा है। और यह आईएनएस केसरी को एक विशेष कोविड-19 राहत मिशन या कोविड रिलीफ मिशन के तहत इसको दक्षिणी हिंद महासागर में तैनात किया गया था। और इस मिशन के अंतर्गत मालदीव की राजधानी माले, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, मेडागास्कर की राजधानी सिराना और कोमोरोस आइलैंड्स की राजधानी मोरोनी और सेशल्स की राजधानी पोर्ट विक्टोरिया, यहाँ पर 580 टन खाद्य सहायता एवं आवश्यक मेडिकल वस्तुएं इसके सहायता से भेजी गई आईएनएस केसरी की मदद से। तो थोड़ी चर्चा आईएनएस केसरी की करें तो आईएनएस केसरी जो है भारतीय नौसेना का एक शार्दुल श्रेणी का टैंक लैंडिंग जहाज है और वर्ष 2009 में आईएनएस केसरी को विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है कि पूर्वी नौसेना कमान से पोर्ट ब्लेयर इसको स्थानांतरित किया गया था। अब हम लोग थोड़ा सा सागर मिशन के बारे में बात करते हैं। तो सागर मिशन क्या है, तो यह मिशन जो है सागर मिशन जो है प्रधानमंत्री की सागर पहल, सागर का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो इस सागर पहल के अनुरूप यह जो मिशन है सागर मिशन इस पहल के अनुरूप है जो कि भारत द्वारा उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के महत्व को रेखांकित करता है और मौजूदा संबंधों को और मजबूत करने का प्रयास करता है इस पहल के माध्यम से। अब यह जो सागर पहल है, इस सागर पहल की भी थोड़ी चर्चा करें तो सागर पहल वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा के दौरान नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गढ़ा गया एक सिद्धांत है।
और यह एक सामुद्री पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को प्राथमिकता देने का कार्य करती है। और यह जो पहल है यह विश्व के सभी देशों की नौसेनाओं और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग को तेज करने के लिए सहयोग प्राप्त करने का एक मंच के रूप में भी यह कार्य करेगा तथा भारत के संपूर्ण क्षेत्र के लिए सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभाते हुए यह जो सागर पहल है यह हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और यह जो पहल है सागर पहल यह हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ या इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA के सिद्धांतों के अनुरूप है। अब हमने हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ कहा तो यह क्या है, तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो शॉर्ट में IORA के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। और इसका सचिवालय कहाँ है, तो इसका सचिवालय जो है मॉरिशस के शहर इवेन शहर में है। और इसके सदस्य कौन है, तो हिंद महासागर के जो सीमावर्ती 22 देश हैं वो इसके सदस्य हैं। तो इस प्रकार से भारत भी इसका सदस्य है। और यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह इसका उद्देश्य जो है इस क्षेत्र के सदस्य देशों के स्थायी विकास एवं संतुलित प्रगति को बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए साझी जमीन सृजित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा भी कई सारे इसके उद्देश्य हैं। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर मैप में जिन स्थानों पर से ये जो केसरी INS केसरी के द्वारा राहत पहुँचाई गई उनको एक बार मैप में देख लेते हैं। तो चूँकि यह मैपिंग के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण पोजीशंस हैं। तो जैसे सबसे पहले हमने बात की थी माले या जिसकी माले जो कि मालदीव की राजधानी है। तो यहाँ पर आपका माले है और ये मालदीव है। इसके अलावा दूसरा जो था पोर्ट लुइस मॉरिशस, तो ये आपका मॉरिशस है और उसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। इसके अलावा मेडागास्कर, तो ये आपका मेडागास्कर है जिसकी राजधानी क्या थी, एंटसीरानाना थे। और इसके अलावा कोमोरोस आइलैंड, तो कोमोरोस आइलैंड यहाँ है और इसकी राजधानी क्या है, मोरोनी है। इसके अलावा हमने बात की थी सेशल्स की राजधानी पोर्ट विक्टोरिया की, तो ये सेशल्स है, उसकी राजधानी ये पोर्ट विक्टोरिया है। तो इन सारे जो ये आइलैंड्स हैं हिंद महासागर में, ये पूरा इलाका कहाँ पे आता है, दक्षिणी हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। तो इन पोजीशंस को या इन स्थानों को याद रखिएगा। कई बार क्या होता है, इन द्वीपों को आइलैंड्स को क्रम से सजाने के लिए जाता है कि उत्तर से दक्षिण या आपका पूरब से पश्चिम इसको सजाइए। तो याद रखिएगा इधर आपका सबसे ऊपर मालदीव है, फिर आपका क्या आ जाएगा, सेशल्स आ जाएगा, फिर आपका कोमोरोस है अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे तो, फिर मेडागास्कर है और इधर आपका पोर्ट लुइस है और इधर आपका रीयूनियन है जो कि इस पर फ्रांस का आधिपत्य है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मैप में भी देख लिया। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं ड्रैगन फ्लाई में दुर्लभ जैविक घटना के संदर्भ में। तो यह जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित टॉपिक है। तो यह आपका जो प्रश्न GS का जो प्रश्न पत्र नंबर 3 है उसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि यह चर्चा में क्यों आया है, तो चर्चा में इसलिए आया है कि एक जर्नल है जिसका नाम है जर्नल ऑफ थ्रेटेंड टेक्सा, इसमें प्रकाशित शोध के अनुसार सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज जो कि केरल में स्थित है, तो केरल के वैज्ञानिकों ने ड्रैगन फ्लाई में जिनेंड्रोमॉर्फिज्म नामक एक बहुत ही दुर्लभ जैविक घटना को दर्ज किया गया है। इस जिनेंड्रोमॉर्फिज्म के बारे में कल वाले वीडियो में हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की थी। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। तो इस दुर्लभ परिघटना को देखा कहाँ गया, तो इसका अवलोकन केरल के त्रिशूर में स्थित जो कोल वेटलैंड्स है जो या कोल आर्द्रभूमि है, यहाँ पर इसको देखा गया है। और यहाँ प्राप्त ड्रैगन फ्लाई के शरीर का आधा हिस्सा जो है लाल और आधा हिस्सा पीले रंग का पाया गया है, जो कि आपका जिनेंडोमॉर्फिज्म की वजह से ही यह हुआ है। अब बात कर लेते हैं यह जिनेंडोमॉर्फिज्म जो है यह है क्या, तो यह जीवों में पाई जाने वाली एक विशेषता है जिसमें एक ही जीव में नर और मादा दोनों के उत्तक तथा अन्य विशेषताएं पाई जाती हैं, मतलब एक ही में दोनों की विशेषताएं मिल जाती हैं। इस तरह के जीवों को स्त्री रोग या इंग्लिश में कहें तो जिनेंडोमॉर्फस भी कहा जाता है। अब ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा सामान्यतः अनुवांशिक त्रुटि के कारण होता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं यह क्या है, एक अनुवांशिक विकार है जो जीवों में पाया जाता है। और
यह जो विकार होता कैसे है, तो आनुवंशिक परिवर्तन जो है यह गुणसूत्र संबंधी विकार या उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। और ऐसी गुणसूत्रीय डीएनए की कमी अतिरिक्त गुणसूत्र या अनियमित गुणसूत्रों के कारण हो सकता है। मतलब ये जो अनियमितता आती है इन वजहों से हो सकती है। अब थोड़ी चर्चा हम लोग ड्रैगन फ्लाई के बारे में कर लें। तो यह जो ड्रैगन फ्लाई है, एक ड्रैगन फ्लाई ओडोनॉट गण या ओडोनॉट ऑर्डर तथा कीट वर्ग से संबंधित है। और यह पारिस्थितिकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जैव संकेतक अर्थात बायो इंडिकेटर के रूप में कार्य करते हैं। बायो इंडिकेटर से मतलब क्या है कि ऐसे जीव जिनमें यदि उस इकोसिस्टम में या उसकी पारिस्थितिकी में कोई परिवर्तन होता है तो सबसे पहले जो होता है इसका प्रभाव इन स्पीसीज पर पड़ता है। तो इसलिए इन्हें क्या करते हैं, जैव संकेतक या बायो इंडिकेटर के रूप में जाना जाता है। जैसे आपकी तितली, वह भी एक बायो इंडिकेटर या जैव संकेतक के रूप में कार्य करती है। इसी प्रकार से जो लाइकेन होता है वो वायु प्रदूषण के लिए एक जैव संकेतक या बायो इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है, क्योंकि जहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा हो वहाँ पर लाइकेन जो होते हैं वो नहीं उगते हैं। अब थोड़ा सा ड्रैगन फ्लाई के बारे में और बात करें तो सामान्यतः नर ड्रैगन फ्लाई के सिर, वक्ष, पेट, पैरों सहित शरीर के लगभग सभी हिस्सों के रक्त में लाल रंग का कोलोरेटन पाया जाता है, जबकि मादा ड्रैगन फ्लाई गहरे भूरे रंग के वक्ष तथा पैरों के साथ हल्के पीले रंग की होती है। जबकि यह जो परिघटना है जिसकी हम लोगों ने ऊपर चर्चा की, उसकी वजह से क्या होता है, एक ही ड्रैगन फ्लाई में दोनों की क्वालिटी आ जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोल आर्द्रभूमि या कोल वेटलैंड के बारे में। तो याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, तो यह केरल के त्रिशूर जिले में स्थित है और यह वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि का हिस्सा है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि को रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत इसको मान्यता प्रदान की गई है। और यह जो क्षेत्र है यह अनेक प्रकार की आक्रामक प्रजातियों अर्थात इनवेसिव स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र जो है चावल का यहाँ पर अच्छा उत्पादन होता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं केरल में स्थित जो आर्द्रभूमियाँ हैं। एक तो वेम्बनाड की बात की है, तो याद रखें केरल में 3 ऐसी आर्द्रभूमि स्थल हैं जिनको रामसर जो आर्द्रभूमि स्थल की जो सूची है उसमें सम्मिलित किया गया है। कौन कौन सी, एक है अष्टमुदी, दूसरा है सष्टम कुट्टा, तीसरा है वेम्बनाड आर्द्रभूमि जिसका हिस्सा या जिसका पार्ट आपका कोल आर्द्रभूमि है। और याद रखिए कि वेम्बनाड आर्द्रभूमि जो है यह भारत में सबसे बड़ी आर्द्रभूमि के रूप में स्थापित है, मतलब ये सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। तो यदि हमने यहाँ पर कहा कि यह भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है तो हमारे दिमाग में तुरंत एक सवाल आता है कि सबसे छोटी वाली आर्द्रभूमि कौन सी है। तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे छोटी जो आर्द्रभूमि है वो कौन सी है, जो कि रामसर सूची में शामिल है, वह है रेणुका। और ये कहाँ पर स्थित है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब आगे चलते हैं, आगे है समीक्षा याचिका या रिव्यू पिटीशन क्या होती है, इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे, या पुनर्विचार याचिका। तो यह जो टॉपिक है यह आपका जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 2 जिसके तहत है आपका विभिन्न घटकों की बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान, इसके अंतर्गत यह टॉपिक कवर हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग संदर्भ की बात कर लेते हैं कि यह जो है इसके बारे में चर्चा में क्यों आए। तो हुआ यह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यभिचार अर्थात अडल्टरी को गैर अपराध घोषित करने संबंधी वर्ष 2018 के निर्णय की समीक्षा करने से इनकार कर दिया गया है। तो इसी वजह से यह समीक्षा याचिका चर्चा में आई है। तो हमें समीक्षा याचिका क्या होती है और इस पर किस प्रकार से कार्य होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो 2018 का जो निर्णय था उस निर्णय को एक बार देख लेते हैं कि 2018 में फैसला क्या किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तो इनकी अध्यक्षता में एक संवैधानिक पीठ द्वारा वर्ष 2018 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक ठहराया गया था, जिसके तहत व्यभिचार एडल्ट्री को एक आपराधिक कृत्य माना जाता था। मतलब अब जो व्यभिचार है वो आपराधिक कृत्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखिएगा, पूछा जाए कि धारा 497 किससे संबंधित है, तो यह एडल्ट्री से संबंधित था, जिसे अब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। और इसी के संदर्भ में इस पर पुनर्विचार के लिए याचिका डाली गई थी, जिसको इस पर पुनर्विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अब बात कर लेते हैं कि यह समीक्षा याचिका होती क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की गई है। तो याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए
रिव्यू पिटीशन या समीक्षा याचिका की चर्चा संविधान में कहाँ पर है, किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 137 के अंतर्गत है और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि समीक्षा का विषय क्षेत्र क्या होगा, मतलब किस चीज़ों को ही वो समीक्षा कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी निर्णय की समीक्षा किए जाने हेतु प्रावधान यह होता है कि इसमें मामले से संबंधित किसी नए तथ्य को सम्मिलित नहीं किया जाए, बल्कि गंभीर त्रुटियों के कारण हुई न्यायिक विफलता में सुधार किया जाए। और समीक्षा याचिका में सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के निर्णयों में निहित स्पष्टता का अभाव तथा महत्वहीन गौण त्रुटियों की समीक्षा कर उनमें सुधार कर सकता है। इस संदर्भ में वर्ष 1975 में एक फैसले में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा था कि समीक्षा याचिका को तभी स्वीकार किया जा सकता है जब न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय में भयावह चूक या अस्पष्टता जैसी स्थिति उत्पन्न हुई हो। मतलब इन्हीं परिस्थितियों में आपकी समीक्षा याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। तथा इसके बाद वर्ष 2013 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय की समीक्षा करने के लिए 3 आधार स्पष्ट किए। मतलब इन 3 आधारों के को यदि कोई पूरा करता है, मतलब इनमें से कोई भी एक पूरा करता है, तभी उसकी समीक्षा याचिका स्वीकार की जाएगी या उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। पहला है कि नए और महत्वपूर्ण साक्ष्यों की खोज जिन्हें पूर्व की सुनवाई के दौरान शामिल नहीं किया गया था तथा जो पहले याचिकाकर्ता के संज्ञान में नहीं थे अथवा उसके द्वारा पर्याप्त प्रयासों के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं किए जा सके हों। इसके अलावा दस्तावेज में कोई त्रुटि अथवा अस्पष्टता रही हो तो भी उसकी पुनर्याचिका स्वीकार की जाएगी। तीसरा, कोई अन्य पर्याप्त कारण, अर्थात ऐसा कोई कारण जो अन्य 2 आधारों के अनुरूप, मतलब जो पहला दूसरा जो आधार है इसके अनुरूप हो। अब अगला प्रश्न उठता है कि समीक्षा याचिका कौन दायर कर सकता है? तो नागरिक प्रक्रिया संहिता और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो फैसले से असंतुष्ट है वो समीक्षा याचिका दायर कर सकता है, भले ही वो व्यक्ति उक्त मामले का पक्षकार हो अथवा ना हो। मतलब किसी भी जजमेंट के खिलाफ कोई भी समीक्षा याचिका दायर कर सकता है, भले ही उससे डायरेक्टली कोई व्यक्ति जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, या उससे प्रभावित हो रहा हो या ना प्रभावित हो रहा हो। तथा न्यायालय प्रत्येक समीक्षा याचिका पर विचार नहीं करती है। न्यायालय समीक्षा याचिका को कोई महत्वपूर्ण आधार दिखने पर ही अनुमति देती है। उसमें उसको लगता है कि हाँ कोई महत्वपूर्ण आधार है जिस पर उसको पुनर्विचार करना चाहिए, तभी उसको स्वीकार करती है। अब अगला है कि इसमें प्रश्न है कि समीक्षा याचिका दायर की जाने की समयावधि कितनी होती है, मतलब कितने समय के अंतर्गत उसको समीक्षा याचिका दायर करनी होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1996 के नियमों के अनुसार समीक्षा याचिका निर्णय की तारीख के 30 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। तथा दूसरी कंडीशन भी है कि कुछ परिस्थितियों में याचिकाकर्ता द्वारा देरी के उचित कारणों को न्यायालय के समक्ष पेश करने पर न्यायालय समीक्षा याचिका दायर करने की देरी को माफ़ कर सकती है। मतलब 30 दिन का जो टाइम पीरियड है इससे इसको एक्सटेंड कर सकती है। अब बात कर लेते हैं समीक्षा याचिका हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में। तो इसमें पहली चीज़ है कि न्यायालय के नियमों के अनुसार समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई वकीलों के मौखिक दलीलों के बिना की जाएगी तथा सुनवाई न्यायाधीशों द्वारा उनके चैम्बरों में की जा सकती है। दूसरी चीज़ कि समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई जो है वो व्यवहारिक रूप से न्यायाधीशों के संयोजन से, मतलब कई न्यायाधीश मिल करके अथवा उन न्यायाधीशों द्वारा भी की जा सकती है जिन्होंने उस पर पहले निर्णय दिया था। तीसरा, यदि कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त या अनुपस्थित होता है तो वरिष्ठता के आधार को ध्यान में रखते हुए उनका प्रतिस्थापन किया जा सकता है, मतलब उनके स्थान पर किसी दूसरे को नियुक्त किया जा सकता है। चौथा, अपवाद के रूप में न्यायालय जो है वो मौखिक सुनवाई की अनुमति भी प्रदान करता है। ऐसा ही नहीं है कि मौखिक सुनवाई नहीं करने देता है, मतलब कुछ अपवाद के रूप में प्रदान करता है इसकी अनुमति। तथा वर्ष 2014 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड के सभी मामलों संबंधी समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई जो है वो 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा खुली अदालत में ही की जाएगी। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो साइंस ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो निष्कर्ष अभी आए हैं, मतलब इसके द्वारा कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं के संदर्भ में। तो उस निष्कर्षों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो यह जो आपका टॉपिक है यह आपका चूँकि भूभौतिकी घटनाओं से संबंधित है, तो यह प्रश्न पत्र नंबर 1
के महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाओं के अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब जो WMO ने जो निष्कर्ष दिए हैं उनके कुछ प्रमुख निष्कर्षों को हम लोग यहाँ पर बिंदुवार चर्चा कर लेते हैं। तो पहला इसमें बताया गया है कि वर्ष 2018 में ब्राज़ील में 709 किलोमीटर लंबी आकाशीय बिजली या लाइटिंग चमकने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, तथा इसके अलावा इससे पहले सबसे लंबी आकाशीय बिजली चमकने का जो रिकॉर्ड था वो अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य के नाम था, जहां पर 2007 में 321 किलोमीटर की लंबाई में आकाशीय बिजली चमकी थी, जबकि आपका ब्राज़ील में 709 किलोमीटर की लंबाई में बिजली चमकी है 2018 में। इसके अलावा तीसरा है, विश्व में आकाशीय बिजली गिरने की सर्वाधिक घटनाएं प्रतिवर्ष औसतन 8 मिलियन जो हैं ये ब्राज़ील में घटित होती हैं। तो इन फैक्ट को याद रखिएगा। इसके अलावा वर्ष 2019 में अर्जेंटीना में आकाशीय बिजली की चमक 73 सेकंड तक देखी गई, जो कि अब तक बिजली चमकने का सर्वाधिक लंबा रिकॉर्ड है। तथा बिजली चमकने को अब क्या किया जाता है, रिकॉर्ड बुक्स में सम्मिलित किया जाता है और इन्हें वैज्ञानिक भाषा में मेगा फ्लैश क्या कहा जाता है। ये बिजली चमकने की जो घटनाएं होती हैं इसे वैज्ञानिक भाषा में मेगा फ्लैश के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा भारत में जो आकाशीय बिजली गिरने घटनाएं हुई उनके संदर्भ में बात कर लें तो भारत में आकाशीय बिजली के गिरने से होने वाली सर्वाधिक मौतें जो हैं आपके उत्तर प्रदेश में होती हैं और इसके पश्चात बिहार का स्थान है। तथा समस्त भारत में प्रति महीने आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। अभी हाल ही में क्या है, कुछ दिन पहले आकाशीय बिजली गिरी थी जिससे बिहार में कई सारे लोगों की मौत हुई है और उत्तर प्रदेश में भी कई सारे लोगों की मौत हुई है। सबसे ज़्यादा मौत जो है आपकी बिहार में हुई थी। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, जो सर्वाधिक मौतें होती हैं आकाशीय बिजली गिरने से वो उत्तर प्रदेश में होती हैं पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आपका बिहार में होती हैं। इसके अलावा भारत में किसी अन्य मौसम संबंधी दुर्घटना की अपेक्षा आकाशीय बिजली गिरने के कारण जो मौतें जो हैं वो अधिक होती हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह आकाशीय बिजली या जो तड़ित या लाइटनिंग होती है यह होती क्या है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आकाशीय बिजली अथवा तड़ित जो है यह वातावरण में बिजली का एक तीव्र तथा व्यापक निस्सरण होती है। निस्सरण या शुद्ध हिंदी, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, डिस्चार्ज होती है। ठीक है, तो ये बिजली का एक तीव्र तथा व्यापक डिस्चार्ज होती है और इसका कुछ भाग जो होता है वो पृथ्वी की ओर निर्देशित होती है। मतलब यह पृथ्वी, इसका पूरा हिस्सा पृथ्वी पर नहीं आता, कुछ ही हिस्सा जो है पृथ्वी पर की तरफ आती है। सामान्यतः यह तड़ित निस्सरण अर्थात तड़ित जो या लाइटिंग डिस्चार्ज है यह 10 से 12 किलोमीटर ऊंचे आर्द्रता युक्त बादलों में उत्पन्न होता है। कहाँ पर, आर्द्रता युक्त बादलों में ही उत्पन्न होता है तथा यह बादल के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से के बीच विद्युत आवेश के अंतर का परिणाम होता है। अब बात कर लेते हैं कि आकाशीय बिजली का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसमें पहला है कि आकाशीय बिजली उत्पन्न करने वाले बादलों जो आर्द्रता युक्त होते हैं, तो करने वाले बादलों का आधार पृथ्वी की सतह से लगभग 1 से 2 किलोमीटर ऊपर होता है तथा इनका जो शीर्ष जो होता है, मतलब जो उच्चतम बिंदु होता है वो 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। और इन बादलों के शीर्ष पर अर्थात 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनका तापमान कितना होता है, -35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तथा जैसे ही जल वाष्प जो होता है इन बादलों में ऊपर की ओर उठता है, तो जब ऊपर की तरफ उठेंगे तो क्या होगा, तापमान में कमी आएगी, तो कमी के कारण इसका सघनन अर्थात कंडेंसेशन होता है। और इस प्रक्रिया में जब कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब इससे ऊष्मा निकलेगी जिससे जल के अणु और ऊपर की ओर गति करते हैं। तथा जैसे जैसे वे शून्य से कम तापमान की ओर बढ़ते हैं जल की बूंदें छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती हैं और इन जल कणों की ऊपर की ओर गति जो होती है वो जारी रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये बर्फ़ के क्रिस्टल बड़े होते जाते हैं तो इनका द्रव्यमान भी क्या होता है, द्रव्यमान में भी वृद्धि होती है। और जब इनका द्रव्यमान ज़्यादा हो जाता है तो अंत में भारी होकर पृथ्वी की ओर इनका गिरना प्रारंभ होता है या शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार एक प्रक्रिया का निर्माण होता है जिसमें बर्फ़ के जो छोटे क्रिस्टल होते हैं वो ऊपर की ओर गति करते हैं, ठीक है, और द्रव्यमान बढ़ाने के लिए, जबकि जो बड़े क्रिस्टल जो ऊपर पहुंच चुके होते हैं वो क्या होते हैं, वो भारी होने की वजह से वो नीचे की तरफ गति करते हैं। तो इस प्रकार से यह एक प्रक्रिया यहाँ पर चलती है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इन कणों के मध्य क्या होता है, टकराव होता है, ऊपर जाने वाले और नीचे आने वाले, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निर्मुक्त होते हैं। और यह प्रक्रिया जो है विद्युत स्पार्क की उत्पत्ति के समान कार्य करती है।
तथा गतिमान मुक्त इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, परस्पर अधिक टकराव होता है तथा नए इलेक्ट्रॉनों का निर्माण होता है। जब ये क्या करेंगे, परमाणु ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो नए इलेक्ट्रॉनों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक चेन रिएक्शन का आरंभ होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन मुक्त होते जाते हैं और वो टकरा करके नए इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करते जाते हैं। तो इस प्रकार से एक चेन रिएक्शन प्रारंभ हो जाती है और इस प्रक्रिया से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें बादलों की ऊपरी परत क्या हो जाती है, धनात्मक रूप से आवेशित तथा मध्य परत जो होती है वो नकारात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। इन दोनों परतों के मध्य क्या होता है, विद्युत विभव में कई बिलियन वोल्ट का अंतर विद्यमान हो जाता है और इससे कुछ ही समय में दोनों परतों के मध्य में क्या होता है, एक विशाल विद्युत धारा अर्थात लाखों एम्पियर का प्रवाह होने लगता है। और यहाँ एक फैक्ट याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा का क्या कहते हैं यूनिट क्या होती है, तो क्या होती है, एम्पियर होती है। आगे चलते हैं। तो इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे बादलों की दोनों परतों के मध्य, जो पॉजिटिव है ऊपरी वाली और मध्य वाली निगेटिव, तो इन दोनों परतों के मध्य में एक वायु स्तंभ बनता है उसका तापमान बढ़ जाता है और इस ऊष्मा के कारण, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस ऊष्मा के कारण बिजली कड़कने के दौरान वायु स्तंभ का रंग जो है वो लाल रंग का नजर आता है तथा गर्म वायु के विस्तारित होने से क्या होती है, प्रघाती तरंगें अर्थात शॉक वेव्स उत्पन्न होती हैं। आप शॉक वेव्स को साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि क्या करती हैं, माध्यम में एक प्रकार का डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर देती हैं और इस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है कि एक मतलब बहुत तेज़ी से आवाज़ होने लगती है या गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगती है। तो इसी वजह से जब बिजली चमकती है तो क्या होती है, आपको गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। अब बात कर लेते हैं कि आकाशीय बिजली जो है वो पृथ्वी पर किस प्रकार से गिरती है, क्योंकि जो टोटल लाइटनिंग होती है वो पूरी की पूरी धरती पर नहीं आती, केवल कुछ ही हिस्सा जो होता है वो पृथ्वी पर गिरती है। तो चूंकि पृथ्वी जो है ये बिजली की अच्छी संवाहक होती है, अर्थात संवाहक की अंग्रेजी क्या होती है, कंडक्टर होती है। तो पृथ्वी क्या है, बिजली की अच्छी संवाहक होती है तथा विद्युतीय रूप से क्या होती है, ये तटस्थ होती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो न्यूट्रल होती है, ना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, परंतु ये क्या होती है, अच्छी कंडक्टर होती है, मतलब इससे बिजली बहुत आसानी से पास हो जाती है। हालांकि बादल की मध्य परत की तुलना में यह धनात्मक रूप से आवेशित होती है। जो हमने बात की थी कि ऊपरी परत होती है बादल की वो पॉजिटिव होती है, मध्य परत आपकी नेगेटिव होती है। अब इस मध्य परत की तुलना में जो धरती है वो क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती, धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है, मतलब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाती है। तो जैसे ऊपर बादलों में जो जिस प्रकार की प्रक्रिया होती है वैसे ही यहाँ इधर होने लगेगी। तो परिणाम स्वरूप लगभग 15% से लेकर के 20% बिजली का प्रवाह जो है वो पृथ्वी की ओर निर्देशित हो जाता है। अब क्या होगा, निगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो 15 से 20% बिजली का प्रवाह पृथ्वी की ओर निर्देशित हो जाता है और यह विद्युत धारा या विद्युत प्रवाह जो है जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। मतलब यह जो लाइटनिंग जब धरती पर गिरती है तो क्या होता है कि यहाँ पर जीवन को और जो भी उसके संपर्क में जो भी स्ट्रक्चर आएगा, जो संपत्ति आएगी, उसको काफ़ी नुकसान होता है। तथा आकाशीय बिजली की पेड़ों, टावरों तथा या इमारतों जैसी लंबी वस्तु पर गिरने की अधिक संभावना होती है तथा सतह से लगभग 80 से 100 मीटर की दूरी पर आकाशीय बिजली में इन लंबी वस्तुओं की ओर मार्ग प्रवर्तित करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब यदि कोई बिल्डिंग है, यदि उससे 80 से 100 मीटर की दूरी पर लाइटनिंग मतलब बिजली गिरती है तो संभावना है कि यह इसकी तरफ मुड़ जाएगी। अब यह इसकी तरफ मुड़ने का कारण क्या है, तो इसका कारण यह होता है कि वायु जो है वो बिजली की क्या होती है, अच्छी संवाहक या अच्छी कंडक्टर नहीं होती है और वायु में गतिशील इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पृथ्वी की ओर अपेक्षाकृत अच्छे संवाहक तथा निकटवर्ती माध्यम से प्रवाहित होते हैं, इसलिए उसकी तरफ ये मुड़ जाते हैं। अब जिस संगठन ने ये निष्कर्षों को निकाला है उस संगठन के बारे में, अर्थात विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, WMO। तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के एक विभाग के रूप में की गई थी और इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और याद रखिएगा कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है और इस बार की जो थीम है 2020 की वह क्या है, जल और जलवायु परिवर्तन, अर्थात इंग्लिश में देखें तो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस और आपका जल दिवस दोनों की थीम सेम ही है।
अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के बारे में या नेशनल डॉक्टर्स डे के संदर्भ में, जो कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, तो समाज के प्रति चिकित्सकों के योगदान और उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए यह दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इस वर्ष इस दिवस की महत्ता और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो कोविड-19 महामारी का जो यह प्रक्रम चल रहा है, इसमें डॉक्टर्स ही जो हैं सबसे फ्रंट पे आगे बढ़ करके लड़ाई को लड़ रहे हैं। और अब इसको मनाया क्यों जाता है, मतलब प्रारंभ कैसे हुआ, तो इस दिवस का जो आयोजन है वो पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र राय के सम्मान में इसको आयोजित किया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र का जन्म जो है 1 जुलाई 1882 को हुआ था और इनकी मृत्यु भी जो है 1 जुलाई 1962 को होती। मतलब इनका जन्म की तारीख और मृत्यु की जो तारीख है, मतलब केवल महीना जो है 1 जुलाई तो यह सेम है। तो 1 जुलाई 1882 को इनका जन्म होता है और 1 जुलाई 1962 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तथा डॉक्टर बिधान चंद्र राय जो थे ये एक प्रख्यात चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने वर्ष 1948 से वर्ष 1962 में अपनी मृत्यु तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। तथा भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के आयोजन की जो शुरुआत है यह सर्वप्रथम वर्ष 1991 में प्रारंभ होती है। कब प्रारंभ होती है, वर्ष 1991 में। तथा डॉक्टर बिधान चंद्र को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये इनके बारे में कथन है, तो इस चीज़ के लिए इसको याद रखिएगा कि इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और इस बार की जो थीम है 2020 की राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की, वह क्या है, वह है कोविड-19 की मृत्यु दर कम करना या लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।